कृष्णा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान के अंदर कांस्टेबल भर्ती को लेकर महिला और बाल अपराध की कक्षाएं शुरू की। पार्ट 1 में हमने संवैधानिक प्रावधान पढ़ा। पार्ट 2 के अंदर हमने बच्चों से संबंधित प्रावधान पढ़े थे, जैसे इसके अंदर बाल विवाह वाला एक्ट पढ़ा था। दूसरी उसी की वीडियो के अंदर हमने पढ़ा कि बच्चों से संबंधित बाल श्रम वाला एक्ट, एक किशोर न्याय एक्ट पढ़ा और एक बच्चों से संबंधित पॉक्सो एक्ट पढ़ा। ये 4 एक्ट पढ़े और लास्ट वाली क्लास में हमने महिलाओं से संबंधित अपराध के संबंधित जो एक्ट थे उनको शुरू किया और उसके साथ ही हमने महिलाओं से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 को कंप्लीट कर लिया। आज उसी कड़ी में हमें महिलाओं से संबंधित और कुछ एक्ट भी हैं, जैसे आप इस स्लाइड में देख रहे होंगे। ये है राजस्थान में सती प्रथा। राजस्थान में इसे कहते हैं सती प्रथा। सती प्रथा। अब सती प्रथा दोस्तों होती क्या है? सती प्रथा को रोकने के लिए भारत में कौन कौन से उपाय किए गए हैं? तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भारत में आज तक तो कौन कौन से उपाय किए गए हैं और इसके अलावा सती प्रथा होती क्या है। सबसे पहले तो आप ये पढ़ेंगे कि सती प्रथा क्या होती है। सती प्रथा वो होती है दोस्तों, प्राचीन समय में राजपूतों में जब युद्ध होता था तो युद्ध के समय 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट काम होते थे। एक तो होता था केसरिया। क्या होता था दोस्तों? केसरिया। और केसरिया के अलावा एक होता था जोहर। जोहर। तो ये ध्यान रखेंगे, केसरिया तो करते थे पुरुष। जब युद्ध होता था केसरिया पहन के पुरुष मैदान में जाते थे, युद्ध करते थे और वीर गति को प्राप्त होते थे। वो प्रक्रिया कहलाती केसरिया। और मान लो यदि युद्ध में पराजय की स्थिति होने वाली होती थी पुरुषों की, तो उस समय उनकी महिलाएं या उनकी रानियां जोहर करती थी और इस प्रथा को कहा जाता था सम्मिलित रूप से साका। साका यानी कि ये साका कहलाता था। तो सती प्रथा क्या है? पति की मृत्यु के बाद, तो पति की मृत्यु के बाद महिला का अग्नि में जलकर भस्म हो जाना सती प्रथा कहलाती है। पति की मृत्यु के बाद पत्नी का अग्नि में जलकर जैसे आप चित्र में देख रहे हो, ये महिला अग्नि के अंदर जल रही है। जल क्यों रही है? क्योंकि इसके पति की मृत्यु हो गई है। और इस स्थिति में तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी का अग्नि में जलकर मृत्यु को गले लगा लेना सती प्रथा कहलाता है। तो राजस्थान में ये सती प्रथा को सबसे पहले राजस्थान के द्वारा और भारत के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा, किस गवर्नर जनरल को इस प्रथा को अवैध किया गया या इसको रोकने का प्रयास किया गया, क्योंकि ये प्रथाएं हैं जो कि अवैध है। आपको पता है कि इससे महिलाओं का कहीं ना कहीं हनन होता है या महिलाओं की जो है शारीरिक सुरक्षा वो कहीं ना कहीं हनन होती है। इसी कारण राजस्थान के अंदर और भारत के अंदर इससे संबंधित एक्ट बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के अंदर जब आप राजस्थान में जीके के, इंडिया के जीके की भी बात करें तो भारत में क्वेश्चन बनता है कि भारत के अंदर सती प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? तो ध्यान रखेंगे, भारत के अंदर सबसे पहले सती प्रथा को रोकने का प्रयास राजा राम मोहन राय। ध्यान रखेंगे, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में बंगाल के अंदर, ध्यान रखेंगे कहां पर? बंगाल में एक गवर्नर जनरल है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे 1829 में, ये भारत की बात कर रहा हूं दोस्तों में, सती प्रथा को सबसे पहले भारत में रोकने का प्रयास किसके प्रयासों से हुआ? तो आप बताओगे कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब किया गया? तो आप बताओगे 1829 में। कहां पर किया गया? बंगाल के अंदर किया गया। और किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो यह ध्यान रखना है, सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। कहां पर किया गया? बंगाल में। ये तो दोस्तों भारत की बात कि भारत के अंदर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया। लेकिन राजस्थान की भी एक बात है। राजस्थान के अंदर की बात पढ़ते हैं दोस्तों आगे इसी कड़ी में। राजस्थान की बात करते हैं, ये तो हुई भारत की बात। अब पढ़ते हैं राजस्थान में सती प्रथा को रोकने के क्या प्रयास किए गए। तो राजस्थान में सती को रोकने के लिए, सती प्रथा को रोकने के लिए एक एक्ट बना। रोकने के लिए
एक्ट बनाया गया। अब एक्ट बनाने के पीछे क्या वजह रही, उस वजह को समझें। जनवरी 1987 को सिक्कर का एक गांव है दोस्तों, दिवराला गांव, सिक्कर जिले का एक गांव है दिवराला गांव। क्या नाम है दोस्तों? दिवराला गांव। और इस दिवराला गांव में दो व्यक्ति हैं, एक है मेल इसका नाम है, एक है इसकी पत्नी रूप कंवर, और इसका नाम है माल सिंह शेखावत। तो दो व्यक्ति हैं, एक है मेल और एक फीमेल। इनके मध्य होती है शादी। इनके मध्य क्या होती है दोस्तों? शादी। तो जनवरी 1987 में सिक्कर का एक गांव है दिवराला गांव, और यहाँ पर 18 वर्ष की है रूप कंवर और 21 साल के हैं हमारे माल सिंह शेखावत। इनकी शादी होती है। जब शादी होती है तो इस समय ये जो माल सिंह शेखावत है उस समय का बीएससी होल्डर है, बीएससी डिग्री होल्डर है उस समय का। जब शादी होती है तो धूम धड़ाके से शादी हो जाती है। लेकिन कुछ समय बाद ही, शादी के कुछ समय बाद ही 3 सितंबर 1987 को ये जो माल सिंह शेखावत, इसका निधन हो जाता है बीमारी के कारण। तो माल सिंह का निधन होने के कारण ध्यान रखेंगे आप, 3 सितंबर 1987 को रात्रि 8 बजे माल सिंह शेखावत का निधन हो जाता है। उस स्थिति में अभी आपने पढ़ा है कि रूप कंवर की उम्र जब शादी हुई थी जनवरी 1987 में तो 18 वर्ष थी। तो जनवरी 1887 से 6-8 महीने बीते, 8-9 महीने के बाद में ही 3 सितंबर 1987 को इसके पति माल सिंह शेखावत का निधन हो जाता है। और अगली घटना आएगी 4 सितंबर को। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रखना, 4 सितंबर 1987 को जब माल सिंह की रात्रि 8 बजे मृत्यु होती है तो उसका अंतिम संस्कार नहीं करते, अगले दिन जाकर, क्योंकि 3 सितंबर को निधन हुआ है तो 4 सितंबर को जाकर इसका अंतिम संस्कार करेंगे। जब 4 सितंबर को माल सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसी समय माल सिंह के साथ इसकी पत्नी रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया, अर्थात इसे इसके पति के साथ में सती करवा दिया गया। तो ये घटना पूरे भारत में आग की तरह फैली। भारत में अंतिम रूप से जो हमारा ज्ञात इतिहास है, ज्ञात इतिहास में अंतिम रूप से भारत में सती होने वाली महिला थी वो रूप कंवर थी दोस्तों। तो ये इतिहास के अंदर अंतिम घटना है सती प्रथा की। यही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, राजस्थान की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी। और सती होने वाली अंतिम महिला, ये सती होना नहीं चाहती थी, लेकिन इसके परिवारजनों के द्वारा इसको इसकी पति की चिता के साथ ही दहन करवा दिया गया। तो इस स्थिति में 4 सितंबर 1987 को जब इसका निधन हुआ, अंतिम संस्कार इसका जब कर रहे थे इसके पति का, तो इसकी चिता के साथ रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया और ये घटना पूरे भारत में आग की तरह फैली। और जब ये घटना फैली तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरदेव जोशी। तो ध्यान रखेंगे, उस समय जब ये घटना हुई तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, और हरदेव जोशी की पूरे भारत में आलोचना हुई। और आलोचना होने के बाद में, हरदेव जोशी की आलोचना के बाद में दोस्तों 1987 के अंदर ही 1987 में राजस्थान के अंदर सती रोकथाम अधिनियम बना। कौन सा रोकथाम अधिनियम? सती प्रथा रोकथाम अधिनियम। सती प्रथा रोकथाम अधिनियम, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। राजस्थान में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब आया? 1987 में। तो रोकथाम अधिनियम, घटना क्या है? ये रूप कंवर वाली घटना थी दोस्तों। उससे पूरे भारत में जब हरदेव जोशी की निंदा हुई, निंदा होने के बाद में राजस्थान के अंदर सती प्रथा निवारक रोकथाम अधिनियम लाना पड़ा। जब ये भारत के अंदर लेकर आए, क्योंकि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको ये पढ़ाया कि भारत के अंदर जो कि सती प्रथा का रोकथाम अधिनियम एक्ट था वो 1829 में आया, बंगाल के अंदर आया था, और उसे लॉर्ड विलियम बेंटिक लेकर आए थे। तो ये बहुत पुराना हो चुका था, इस कारण भारत के अंदर दूसरा एक्ट लाने की जरूरत थी, क्योंकि ये पुराना एक्ट था तो वर्तमान परिस्थितियों के लिए संगत नहीं था। इस कारण 1987 में तो राजस्थान सरकार के द्वारा पूछा जाए, पिछले वाले जो कांस्टेबल के पेपर हुए उसके अंदर ये क्वेश्चन आया है कि राजस्थान के अंदर सती प्रथा रोकथाम अधिनियम कब आया, तो आप बता दोगे राजस्थान में सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 में, 1987 में राजस्थान सरकार के द्वारा सती प्रथा निवारण एवं रोकथाम अधिनियम, सती प्रथा निवारण एवं रोकथाम अधिनियम
ये लेकर आए राजस्थान में हरदेव जोशी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में सती प्रथा निवारण एवं रोकथाम अधिनियम कौन लेकर आए, तो आप बता दोगे राजस्थान में कौन लेकर आए, हरदेव जोशी सरकार। तो अब उसके बाद में भारत सरकार को लगा कि जिस राजस्थान सरकार के द्वारा अगर सती प्रथा से संबंधित एक्ट लाया जा सकता, तो भारत सरकार ने भी 1988 में 1988 के अंदर भारत की संसद के द्वारा सती निवारण रोकथाम बिल पूरे भारत में लागू करवाया गया। तो इस तरह राजस्थान के अंदर सती प्रथा पर रोक लगी दोस्तों। तो ये वर्ष ध्यान रखना है 1987। और एक घटना है दोस्तों, राजस्थान में मूल रूप से सती माता का मंदिर तो आप पढ़ते हो कि झुंझुनू के अंदर है, जिसे रानी दादी जी के नाम से अपन पुकारते हैं, जहां 13 अग्रवाल जाति की महिलाएं एक साथ सती होने का प्रमाण मिलता है। तो वहां पर भी रानी सती का मंदिर है। तो उस रानी सती के मंदिर में के आसपास जो अनेक सारे लोग वहां पर रहते हैं उस मंदिर के आसपास, तो उन मंदिर के बाहर है जो इतने भी लोग रहते हैं, उन्होंने इस एक्ट का विरोध किया, क्योंकि इस एक्ट में एक बात लिखी हुई है। इस एक्ट में लिखा हुआ दोस्तों कि सती प्रथा का महिमा मंडन नहीं किया जा सकता। सती प्रथा का महिमा मंडन और प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता। इस कारण इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग, जो कि यहाँ पर मेले का आयोजन होता था, वो बाद में इस एक्ट के कारण उस मेले का आयोजन भी बंद हो गया। तो आसपास रहने वाले लोग भूखे मरने लगे, क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं आता था। सरकार के द्वारा उस मेले को भी आयोजन को बंद करवा दिया गया। तो बाद में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में ये मंदिर के आसपास की जो कमेटी है वो सुप्रीम कोर्ट गई, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस सती प्रथा का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो मेले का आयोजन हो वो चुपचाप होता रहेगा, न इसका कोई प्रचार प्रसार करेगा। तो ये ध्यान रखना, सती प्रथा की न तो महिमा मंडन किया जा सकता है और न ही उसका प्रचार किया जा सकता है। मेले का आयोजन होगा लेकिन उसका भी कोई प्रचार प्रसार नहीं होगा। तो ध्यान रखेंगे, राजस्थान में सती प्रथा एक्ट आया कब है दोस्तों, 1987 में राजस्थान सरकार के द्वारा इसको लेकर आया। भारत की बात करूं तो भारत में जब रावर का युद्ध होता 712 ईस्वी में, तो 712 ईस्वी में सती होने वाली प्रथम महिला का प्रमाण मिलता है राणा, उस समय दायर सेन की पत्नी लाडी देवी। तो भारत में सती होने वाली पहली महिला लाडी देवी। लेकिन अंतिम रूप से सती होने वाली महिला अगर आपसे पूछे जाए तो आप बता दोगे भारत में अंतिम रूप से सती होने वाली महिला का नाम ध्यान रखेंगे आप, रूप कंवर भारत में अंतिम रूप से सती होने वाली महिला थी। एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट लेंगे आप इसका, चलेंगे फिर दूसरे एक्ट की ओर। चलते हैं दोस्तों आगे, स्क्रीनशॉट लेंगे आप एक बार इसका। तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी, 1977 में ये तो राजस्थान सरकार के द्वारा, और 1988 में भारत सरकार के द्वारा इस पर रोक लगाई गई। और रूप कंवर की वह अंतिम महिला थी जो भारत के ज्ञात इतिहास में आज तक की सती होने वाली महिला थी। राजस्थान का सीकर जिले का गांव है दिवराला गांव, तो ये आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं दोस्तों आगे, 4 सितंबर 1987 को उसकी चिता पर समर्पित हुई थी। तो अब है दोस्तों आगे कार्यस्थल पर, यह है दोस्तों स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध एवं निवारण और रोकथाम अधिनियम ये कब का है दोस्तों, स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये कब का है, 1986 का। अब दोस्तों ये एक्ट क्या है, इसमें दिख रहा होगा, ये जो व्यक्ति है ये एक ब्लैकमेलिंग की घटना को कारित कर रहा है, यानी इस महिला की ब्लैकमेलिंग कर रहा है। तो मेनली इस एक्ट को कहते हैं ब्लैकमेलिंग। क्या कहते हैं दोस्तों, ब्लैकमेलिंग। अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति रह रहा है, ब्लैकमेलिंग से संबंधित एक्ट बनाया गया है। अब इसको कैसे समझेंगे, वर्तमान में आपने जो महानगर है वहां पर आपने देखा होगा लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। किस रिलेशनशिप में, लिव इन रिलेशनशिप। अब लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं, अब उनके द्वारा लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनके द्वारा अब
अब कहते हैं कि जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो भरोसे का प्रतीक नहीं है, क्योंकि जब शादी होती है तो एक दूसरे के अंदर जुड़ाव होता है, लेकिन यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में कोई भावनात्मक जुड़ाव तो होता नहीं है। तो कई बार हमने ये अखबार में इस तरह की घटनाएं देखी है कि लिव इन रिलेशनशिप में महिलाएं कुछ समय तक रहती है और उसके बाद में और पुरुष जब उसको छोड़कर चला जाता है या उसके साथ जब धोखा करता है, उस स्थिति के अंदर जब धोखा करता है तो इसमें एक सुप्रीम कोर्ट की घटना भी ध्यान रखनी है। यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब उनके मध्य सहमति से संबंध बने, तो कोर्ट को तो ये पता नहीं था कि उनके मध्य संबंध जो बने वो शारीरिक संबंध बने जो वो उनके सहमति से बने या गैर सहमति से, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप में वो रह रहे हैं, उनके 2 से 3 साल तक उनके शारीरिक संबंध बने हैं और बाद में वो लड़की उस पर आरोप लगाती है कि ये लड़का मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार करा या रेप करा। तो उस स्थिति में कोर्ट ने कहा, यूनियन ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर जो मामला था 2007 में उसकी जो सुनवाई हुई थी उसमें कहा कि जब कोर्ट के सामने महिला यह कहेगी कि उसने शारीरिक संबंध बनाने की अनुमति नहीं दी, तो उस दृष्टि में कोर्ट यही मानेगी कि उस जो महिला है उसने सहमति यौन संबंध बनाने की नहीं दी थी। तो इसी आधार पर ये ब्लैकमेलिंग की घटना भी ये है महिलाओं को बचाने के लिए। किसको है? जैसे ये महिलाओं को अशिष्ट रूपण से, यानी भी किसी भी प्रकार से ये ब्लैकमेलिंग होता है महिलाओं के साथ। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम और ये है 1986 का। ये स्त्री का अशिष्ट रूप जो शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है, अश्लील है, तो इसको अश्लील भी बोल सकते हैं। यानी इस महिलाओं का अश्लील रूपण रोकने के लिए कैसा रूपण दोस्तों? अश्लील रूपण रोकने के लिए एक्ट आया 1986 के अंदर। अब इस 1986 के एक्ट में कुछ बातें की गई है। पिछली बार इस एक्ट से संबंधित क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में यह पूछा गया कि ये जो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम है ये किस वर्ष का है? तो आप बता दोगे स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम यानी जो ब्लैकमेलिंग को रोकने के लिए महिलाओं की, वो एक्ट कब का बना हुआ दोस्तों? 1986 का। अब उसके अंदर दूसरा क्वेश्चन ये आया था कि अगर मान लो किसी महिला के साथ ब्लैकमेलिंग हो रही है, उसका अशिष्ट रूपण मान लो कोई व्यक्ति उसको ब्लैकमेल कर रहा है, उस स्थिति में वो महिला कहां जा सकती है, किस न्यायालय के पास जा सकती है? तो वो जिला न्यायालय के पास जा सकती है। अब चलते हैं दोस्तों इस प्रश्न की और आगे। तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का ये एक्ट है, 96 एक्ट। स्त्री अशिष्ट रूपण, स्त्री अशिष्ट रूपण, अशिष्ट रूपण यानी स्त्री का अशिष्ट रूपण दिखा रहा है, वो 96 का एक्ट है। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इस एक्ट का एक प्रावधान ये है कि किसी भी महिला के साथ किसी भी महिला के साथ किसी भी महिला के साथ किसी भी मंच पर मंच का मतलब है यहाँ पर 2 प्रकार के मंच हैं, एक है ऑनलाइन और एक है ऑफलाइन। यानी ऑफलाइन मंच पर किसी व्यक्ति के द्वारा उसका कोई वीडियो या कोई उसका फोटो प्रदर्शित करके उसे ब्लैकमेल किया जाता है, किया जाता है। तो देखो, अब किसी भी महिला, कोई भी महिला हो सकती है, चाहे वो उस पुरुष से संबंधित हो, उस पुरुष से उसके संबंध रहे हो या उससे उसके संबंध नहीं भी रहे हो। जैसे मान लो कोई लड़का है और वो व्हाट्सएप चला रहा है और चलाते चलाते व्हाट्सएप में उसको किसी महिला के या किसी लड़की के नंबर मिले और नंबर मिलने के बाद वह उसे रोज परेशान कर रहा है। वो उसकी कुछ फोटोज होती है, जैसे कुछ मान लो उनकी दोनों के मध्य कोई संबंध रहे हो और उनकी दोनों की शारीरिक कुछ निजी फोटोज रहती है, उन फोटोज के द्वारा उस महिला को ब्लैकमेल कर रहा हो, उस स्थिति के अंदर यह एक स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम, उसके तहत सजा का प्रावधान किया गया है। जब वह व्यक्ति पहली बार अपराध करता है तो इसमें सजा का प्रावधान है। जब वह पहली बार अपराध करता है तो उसे 2 साल की सजा, पहली बार अपराध करता है तो फर्स्ट बार अपराध करेगा तो उसके लिए सजा 2 साल की सजा, और उसके साथ ही 2000 रुपये का जुर्माना होगा, 2000 रुपये का जुर्माना। तो ये ध्यान रखना, 2000 रुपये का तो जुर्माना, पहली बार में जुर्माना।
लेकिन मान लो वो व्यक्ति दूसरी बार किसी और महिला के साथ किसी और महिला की ब्लैकमेलिंग करता है, तो उस स्थिति में जब वो दूसरी बार अपराध करता है तो उसे 6 माह न्यूनतम सजा, न्यूनतम सजा 6 माह की, और अधिकतम ये रहेगी अधिकतम रहेगी 5 साल की। अधिकतम रहेगी दोस्तों 5 साल से लेकर 10 साल तक। तो न्यूनतम 6 माह की, अधिकतम 5 से 10 साल की, और जुर्माना रहेगा दोस्तों 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये, सॉरी 1 लाख रुपये तक। तो दोस्तों 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक उस पर जुर्माना होगा। तो ये बात इस एक्ट में कही गई है। स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का एक्ट है। जब वह पहली बार किसी महिला को ब्लैकमेल करता है तो उसे 2 साल की सजा और 2,000 रुपये जुर्माना। लेकिन मान लो वही किसी और महिला को दूसरी बार ब्लैकमेल करता है तो उसे न्यूनतम 6 माह से लेकर अधिकतम 5 साल की सजा, और उसे 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की सजा दूसरी बार अपराध करने पर दी जाएगी। इसी के साथ इस एक्ट में एक अन्य बात लिखी हुई है। इस एक्ट में कहा गया है कि यदि किसी महिला के साथ ब्लैकमेलिंग की घटना होती है तो वो कहां पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो पहला इसमें बताया गया है कि नजदीकी पुलिस स्टेशन, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जा सकती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। दूसरा वह कहां पर जाएगी, दूसरा वह जिला न्यायालय में जाएगी। तो आपको यहां पर कंफ्यूज किया जा सकता है दोस्तों जिला न्यायालय, वह दूसरी कहां पर जाएगी, जिला न्यायालय। और तीसरा वह महिला और बाल है, वह तीसरा कहां जाएगी दोस्तों, महिला एवं बाल मंत्रालय, महिला एवं बाल मंत्रालय के उप निदेशक से शिकायत कर सकती है। तो ध्यान रखेंगे महिला एवं बाल मंत्रालय के, यहाँ पर बात ध्यान रखना उप निदेशक दोस्तों, निदेशक नहीं है ये, उप निदेशक से वह शिकायत कर सकती है। तो 3 जगह वह जाकर शिकायत दर्ज कर सकती है अगर उसका कहीं ब्लैकमेल कोई व्यक्ति कर रहा है तो पहला आप ध्यान रखेंगे नजदीकी पुलिस स्टेशन, दूसरा जिला न्यायालय में जा सकती है, और तीसरा महिला एवं बाल जो मंत्रालय है उसके उप निदेशक से वो शिकायत कर सकती है। ये सभी बातें दोस्तों इस एक्ट में दी गई है। चलते हैं दोस्तों एक बार इसका क्विक रिवीजन करते हैं वापस। तो स्त्री अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम 1986 का है। इस एक्ट में किसी महिला के अश्लील और अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो लिव इन रिलेशनशिप वाली भी बात इसमें आती है कि किसी महिला के साथ कोई बंदा रहता है और उसके बाद में उसके साथ धोखा करता है, तो उस धोखे को रोकने के लिए भी इस एक्ट में प्रावधान किए गए हैं। और आईटी एक्ट की धारा, तो एक ये भी ध्यान रखेंगे, आईटी एक्ट 2000 की धारा 67A भी ब्लैकमेलिंग को रोकती है। आईटी एक्ट की धारा 67A भी ब्लैकमेलिंग को रोकती है। चलते हैं इसी क्रम में आगे। इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि वह अगर किसी महिला के साथ किसी भी मंच पर यानी ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी प्रकार किसी महिला को किसी वीडियो या फोटो के माध्यम से उसे ब्लैकमेल करता है तो उस स्थिति में पहली बार अपराध करने पर 2 साल की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना। पहली बार में 2 याद रखेंगे, पहली बार में 2 साल की सजा, 2,000 का जुर्माना। दूसरी बार अपराध करता है तो न्यूनतम 6 माह की सजा, अधिकतम 5 साल की सजा, और फिर उसके बाद 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का उसे जुर्माना होगा। ये बात इसके अंदर कही गई है। तो दोस्तों एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे आगे। ले लेंगे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट, फिर चलेंगे आगे दूसरे एक्ट की ओर। तो ध्यान रखेंगे 2 साल की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना। अधिकतम वो महिला कहां जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है, नजदीकी पुलिस स्टेशन जा सकती है, और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वह वहां नहीं जा पा रही तो जिला न्यायालय चली जाएगी, या फिर महिला एवं बाल मंत्रालय के उप निदेशक के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट। अब है दोस्तों
सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस। अब सेक्सुअल हरेसमेंट ऑन वर्क प्लेस क्या होता है दोस्तों, तो इसके अंदर समझेंगे दोस्तों कि सेक्सुअल हरेसमेंट वर्क प्लेस पर क्या होता है, इसके अंदर थोड़ा समझेंगे इसको। इसको कहते हैं दोस्तों कार्यस्थल पर, ये तो हो गया अपना कार्यस्थल, वर्क प्लेस का मतलब है कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, महिला का यौन उत्पीड़न, महिला कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम, निवारक का मतलब होता है दोस्तों रोकना, निवारक एवं रोकथाम अधिनियम, रोकथाम अधिनियम एक्ट कब बना दोस्तों, तो यह ध्यान रखेंगे अधिनियम बना है 2013 के अंदर। तो ये राजस्थान सरकार का एक्ट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कब का है, तो 2013 का एक्ट है, 2013 के अंदर ये एक्ट बना, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम 2013। तो 2013 के अंदर तो ये एक्ट बनाया गया है। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान सरकार के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, राजस्थान सरकार के द्वारा, राजस्थान सरकार, राजस्थान सरकार ने एक्ट बनाया है। क्यों बनाया दोस्तों, कारण क्या है, जब कोई महिला कहीं काम पर जाती है, किसी भी संस्था के अंदर जाती है जहां पर कोई लोग, वहां पर 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उस स्थिति में अगर महिला वहां पर जाती है और वहां उसके साथ है कोई छेड़छाड़ होती है या कार्यस्थल पर उसके साथ, जिसे आपने एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक कार्यक्रम चलता, उसको कहते हैं मीटू ऐप या मीटू का कार्यक्रम चला था। अब मीटू कार्यक्रम क्या है, मीटू कार्यक्रम वो था जिसके अंदर महिलाएं जाती थी तो वहां पर उनके साथ कार्यस्थल पर जो यौन उत्पीड़न की घटना होती थी उसका उल्लेख वो ऑनलाइन माध्यम से करती थी। तो इसी के अंदर एक घटना है मीटू के अंदर, आपने फैशन मूवी देखी होगी और उस फैशन मूवी के अंदर तनुश्री दत्ता नाना पाटेकर पर एक आरोप लगाती है कि उसने मेरे साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न किया। एक मुग्धा गोडसे होती है, एक तनुश्री दत्ता होती है, तो उनके द्वारा नाना पाटेकर पर भी ये कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हुए हैं। तो इसके बारे में चलते हैं दोस्तों। कार्यस्थल पर महिला का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम कब का दोस्तों, 2013 का है, राजस्थान सरकार के द्वारा इसे शुरू किया गया। अब इसके अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा इसे शुरू तो कर दिया गया, चलते हैं दोस्तों इसी के अंदर। अब इस एक्ट के अंदर है क्या, महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये एक्ट लेकर आए हैं। अब यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए राजस्थान सरकार से पहले भी ये एक मामला हुआ, विशाखा मामला। तो विशाखा बनाम का मतलब वर्सेज लिख सकते हैं, विशाखा वर्सेज राजस्थान सरकार, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार एक्ट है ये मामला था दोस्तों 1997 का। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक गाइडलाइन बनाई, विशाखा गाइडलाइन। दोस्तों कौन सी गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन। और विशाखा गाइडलाइन में इससे संबंधित महिलाएं जो कार्यस्थल पर काम करती है उनसे संबंधित एक गाइडलाइन बने और इस गाइडलाइन में कुछ निर्देश दिए गए। तो गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, अभी एसआई के अंदर ये क्वेश्चन आया, आरएएस के अंदर क्वेश्चन आया, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, तो आप बता दोगे विशाखा गाइडलाइन किससे संबंधित है, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से, कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न या यौन हिंसा, महिला के साथ यौन उत्पीड़न किससे संबंधित है दोस्तों, महिला के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित है या यौन हिंसा से संबंधित है। उत्पीड़न कह दो या इसे हिंसा भी आप कह सकते हैं, इसे आप हिंसा भी कह सकते हैं। तो ये किससे संबंधित है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस पर कि सभी राज्य, तो इस विशाखा गाइडलाइन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी सभी राज्य हैं तो सभी राज्यों को ये कब कहा, 1997 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को विशाखा गाइडलाइन की पालना की जानी चाहिए। अब सभी राज्यों को कहा तो राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 के अंदर कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न से संबंधित एक्ट बनाया। ये एक्ट आपको ऐसे पूछा जा सकता है, विशाखा गाइडलाइन तो ध्यान रखना कब आई थी दोस्तों, 1997 के अंदर, लेकिन एक्ट कब बना, एक्ट के बारे में क्वेश्चन आएगा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक्ट कब बनाया गया, तो एक्ट बनाया गया दोस्तों 2013 के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 2013 के अंदर। इस एक्ट में क्या क्या बात की गई दोस्तों, इस एक्ट में कहा गया
जिस संस्था में कोई भी संस्था हो सकती है दोस्तों, वह शैक्षिक संस्था हो सकती है, वह आंतरिक परिवाद समिति, वहां पर कोई भी संस्था हो जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग, तो ये संस्था के बारे में कहा गया है कि जहां पर 10 या 10 प्लस लोग, यहां पर 10 या 10 प्लस लोग काम करते हो तो वहां ध्यान रखना है आपको आंतरिक परिवाद समिति, आंतरिक परिवाद बोल दो, या इसे कहते हैं आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक परिवाद समिति या शिकायत समिति का गठन किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि कितने लोग कम से कम होने चाहिए कि वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नियोक्ता के द्वारा किया जाएगा। तो आंतरिक परिवाद समिति का गठन नियोक्ता के द्वारा किया जाता है। उस स्थिति में कितने लोगों की आवश्यकता है वहां पर काम करने वालों की, तो 10 या 10 से प्लस लोग वहां पर होने चाहिए। उस स्थिति में वहां पर आंतरिक परिवाद समिति, क्योंकि पिछली बार वहां पर परिवाद शब्द नहीं देकर वहां पर शब्द दे दिया गया था क्वेश्चन के अंदर। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो इस एक्ट से बना। पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि विशाखा गाइडलाइन या विशाखा मामला किससे संबंधित है, तो विशाखा मामला बता दोगे कि किससे संबंधित है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है, कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न या हिंसा होती है, उससे संबंधित है। कब का है विशाखा गाइडलाइन? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई। कब की गई दोस्तों? आपको ध्यान रखेंगे 1997 के अंदर। लेकिन एक्ट राजस्थान सरकार के द्वारा कब बनाया? क्योंकि विशाखा गाइडलाइन के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी राज्यों को विशाखा गाइडलाइन की पालना करनी है। तो उसके बाद राजस्थान सरकार ने 2013 के अंदर इस एक्ट को बनाया और इसके अंदर प्रावधान किया गया है कि कोई भी संस्था हो जहां पर चाहे कोई अस्पताल हो, चाहे कोई ऐसा कोई क्लिनिक हो या कुछ भी हो, या वहां पर कोई कोचिंग संस्थान हो या कोई ऐसे मान लो स्कूल हो जहां पर 10 या 10 प्लस लोग काम करते हो और उनमें महिला भी हो, उस स्थिति के अंदर आंतरिक परिवाद समिति का गठन नियोक्ता करेगा। अब जैसे मान लो प्राइवेट कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है या प्राइवेट कोई मान लो कॉलेज है, तो वहां पर आंतरिक परिवाद समिति या इसी को कहते हैं आंतरिक शिकायत समिति का वहां गठन किया जाएगा। यदि मान लो और इस ये आंतरिक जो शिकायत समिति होगी इसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त होगी। देखेंगे दोस्तों किसकी कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी? सिविल कोर्ट की शक्ति प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन आ सकता है, पिछली बार भी क्वेश्चन आया है कि बच्चों से संबंधित अपराध होते हैं, उस स्थिति में जो कानून किशोर न्याय का एक्ट है उसके अंदर कौन सी ड्रेस की बात की गई है, तो जो पुलिस अधिकारी होंगे सिविल ड्रेस में रहेंगे। तो यहां पर किसकी बात है? यहां पर दोस्तों आपको ध्यान रखना, यहां पर सिविल कोर्ट की बात की गई है। कौन सा कोर्ट है? सिविल कोर्ट। तो सिविल कोर्ट की बात की गई है। जो आंतरिक परिवाद समिति या आंतरिक शिकायत समिति भी से कहते हैं, उसको कौन से कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है? उसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त है। इसी एक्ट में एक और प्रावधान किया गया है, जैसे मान लो आंतरिक परिवाद समिति या शिकायत समिति उस महिला से संबंधित जिसके साथ कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न हुआ है, उससे संबंधित उस शिकायत को संतुष्टि के साथ समापन नहीं कर पाती है या उसकी पूर्ण संतुष्टि नहीं कर पाती है, तो उस समय नियोक्ता यानी जो भी नियोक्ता है, नियोक्ता यानी जो भी काम दे रहा है, नियोक्ता को 50,000 रुपए का अर्थदंड, ध्यान रखेंगे 50,000 रुपए का अर्थदंड यानी जुर्माना होगा। अर्थदंड का मतलब क्या होता है? जुर्माना। तो 50,000 रुपए का अर्थदंड देना होगा उस समय जब मान लो वह जो आंतरिक परिवाद समिति उसने बनाई है, उस स्थिति में 50,000 रुपए का नियोक्ता को अर्थदंड देना होगा। चलते हैं दोस्तों, इसका एक बार वापस रिवीजन करते हैं। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम राजस्थान सरकार के द्वारा वर्ष 2013 के अंदर बनाया गया। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक्ट है वो कौन से सरकार के द्वारा बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है राजस्थान सरकार के द्वारा। इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान है? इस एक्ट में 3 प्रावधान। पहला ध्यान रखना है, अगर मान लो कोई संस्था है जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पर एक आंतरिक परिवाद समिति या आंतरिक शिकायत समिति बनेगी। ये एक्ट कब ध्यान रखना है? इसमें विशाखा गाइडलाइन बनी। विशाखा गाइडलाइन तो खुद तो है दोस्तों, ध्यान रखना है 1997 की। 1997 में विशाखा गाइडलाइन बनी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस विशाखा गाइडलाइन की पालना सभी राज्यों को करनी है। और उसके बाद में जब सभी राज्य इसकी पालना में लगे हुए थे, तो राजस्थान सरकार ने भी 2013 के अंदर राजस्थान के अंदर भी कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संबंधित एक्ट बनाया गया। इस एक्ट में
ये जो आंतरिक परिवार समिति, जो शिकायत समिति है, उसको सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई है दोस्तों। कौन सी कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई है? सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई है। तो इसमें किस बात का उल्लेख है? कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो यौन उत्पीड़न होता है या यौन हिंसा होती है, और इसी से संबंधित अभी आरएएस के अंदर दोस्तों, आरएएस के अंदर और प्लस एसआई के अंदर, राजस्थान पुलिस एसआई के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पिछली बार का जो कांस्टेबल का पेपर हुआ दोस्तों, कांस्टेबल का पेपर, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ चुका है कि विसा का गाइडलाइन या विसा का मामला किससे संबंधित है। तो वो विसा का मामला किससे संबंधित है दोस्तों? कार्यस्थल पर महिला के साथ यौन उत्पीड़न या हिंसा से संबंधित है। आंतरिक परिवार समिति कितने लोगों के अधिक होने पर बनेगी? तो वहां पर 10 लोग कम से कम और 10 से अधिक लोग होने वहां पर चाहिए। तो वहां पर ऐसा होता है। यदि नियोक्ता वहां पर आंतरिक परिवार समिति जो गठित करता है वो मान लो किसी के अधिकारों को पूर्ण नहीं कर पा रहा हो, तो उस स्थिति में नियोक्ता को, यदि नियोक्ता वहां पर आंतरिक परिवार समिति का गठन ही नहीं कर पाया हो, उस स्थिति में नियोक्ता को कितने रुपए का जुर्माना दंड देना पड़ेगा? 50,000 रुपए का जुर्माना। दोस्तों इस क्लास को अगर आपने इसी क्रम में, जैसे मैंने आपको फैक्ट बताया है और उसी क्रम में आपने अपनी कॉपी में लिखा है, तो मैं ये गारंटी देता हूं कि आप जब एग्जाम देकर आएंगे तो ये जो फैक्ट मैंने आपको लिखवाए हैं कि सिविल कोर्ट की शक्तियां मिलेगी, आंतरिक शिकायत समिति, आंतरिक परिवार समिति गठन की जाएगी, 50,000 का दंड देना होगा, ये एक्ट 2013 का है, 1997 में विसा गाइडलाइन, तो ये एग्जाम में आपको ऐसे का ऐसे ही मिलेगा। कोई अलग लाइनें चेंज नहीं होने वाली। जो मैंने यहाँ पर लिखवा दी वो की वही लाइनें आपको एग्जाम में मिलेगी। दोस्तों एक बार अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम। इस क्लास में दोस्तों हमने 3 एक्ट पढ़े हैं। पहला एक्ट हमने, एक बार इसका क्विक रिवीजन में वापस कराऊंगा, तो एक बार देखिए इसको। कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक एवं रोकथाम अधिनियम 2013 का है। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं इसी में, इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, फिर चलते हैं आगे दोस्तों। नियोक्ता को 50,000 रुपए का अर्थदंड देना होगा यदि वह ऐसा नहीं करता है, वह शिकायत समिति को निर्माण नहीं करता है। चलते हैं दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन शुरुआत से वापस। पहला हमने पढ़ा सती निवारण एवं रोकथाम अधिनियम। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है आपके एग्जाम, कब का है? 1987 का। राजस्थान सरकार के द्वारा 1987, और भारत सरकार के द्वारा सबसे पहले कब बनाया गया था? तो भारत के अंदर, जो ब्रिटिश भारत था उसके अंदर 1829 में बना था। और वह पहली बार कहां पर बना था दोस्तों? ध्यान रखना, राजस्थान में, भारत के अंदर राजा राम मोहन राय के प्रयासों से बंगाल के अंदर लॉर्ड विलियम बेंटिंक। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1800 से लेकर 1947 तक जब भारत आजाद हुआ तो वहां के जो भी जितने भी गवर्नर जनरल है उनको जरूर याद रखना है, क्योंकि उनसे संबंधित हमेशा क्वेश्चन आता है। पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि दास प्रथा का अंत किसने किया? दास प्रथा। तो दास प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया? तो वो 1843 ईस्वी के अंदर, 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा का अंत करवाया गया। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, दास प्रथा का अंत किसने किया? चलते हैं आगे इसी के। और सती प्रथा को रोकने के लिए 1997 में राजस्थान के दिवराला गांव में एक घटना होती है 1987 में, और 4 सितंबर 1987 को रूप कंवर को जिंदा जला दिया उसके पति माल सिंह शेखावत के साथ। तो उस कारण संपूर्ण राजस्थान सरकार की आलोचना हुई, भर्त्सना हुई। उसके बाद में 1987 में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने इससे संबंधित एक एक्ट पारित करवाया, और उसी एक्ट की देखा देखी में भारत सरकार के द्वारा भी 1988 में 1988 के अंदर भारत सरकार का भी सती प्रथा निवारक रोकथाम अधिनियम पूरे देश में लागू करवाया। तो ये घटना थी दोस्तों सती प्रथा से संबंधित। चलते हैं आगे, दूसरा एक्ट की चर्चा करते हैं। अशिष्ट रूपण, स्त्री का जो अशिष्ट रूपण है, यानी अश्लील जो स्त्री की ब्लैकमेलिंग की जाती है, इसका अश्लील प्रतिनिधित्व किया जाता है, उसके कारण तो 1986 में ये एक्ट बना दोस्तों। अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए है, अशिष्ट रूपण को रोकने के लिए ब्लैकमेलिंग या लिव इन रिलेशनशिप की घटनाओं में ऐसा देखा जाता है। और आगे इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए? तो ये महिलाएं 3 जगह जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकती है। नजदीकी पुलिस स्टेशन पर जा सकती है, 1 नंबर, दूसरा जिला न्यायालय जा सकती है, और तीसरा महिला एवं बाल मंत्रालय के उप निदेशक के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। यदि मान लो किसी व्यक्ति ने किसी महिला के साथ ब्लैकमेलिंग की है, तो वो पहली बार जब अपराध कारित करता है, पहली बार किसी महिला के साथ अपराध करता है, तो उस स्थिति में पहली बार में उसे 2 साल की सजा और 2,000 रुपए का जुर्माना होता है।
और दूसरी बार वह अपराध करता है तो न्यूनतम 6 माह की सजा, अधिकतम 5 साल की सजा, उसके साथ 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का उसे जुर्माना होगा। किसी भी मंच पर वह ब्लैकमेलिंग की घटना करता है, चाहे वह किसी ऑनलाइन माध्यम से कोई वीडियो या कोई फोटो के माध्यम से करता है, या किसी ऑफलाइन मंच के माध्यम जैसे किसी रिकॉर्डिंग करके या किसी वीडियो के माध्यम, कैमरे के माध्यम से किसी महिला को ब्लैकमेल करता है, तो उस आधार पर भी तो ये इस एक्ट का उल्लंघन है जो कि 1986 में आया है। चलते हैं, अगला एक्ट है कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, 2013 के अंदर आया दोस्तों, राजस्थान सरकार लेकर आई है। और इसके अंदर अगला फैक्टर दोस्तों, ये संस्था जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां पर आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा। आंतरिक परिवाद नहीं मिले तो पिछली बार ऑप्शन में था आंतरिक शिकायत समिति, तो ध्यान रखेंगे आंतरिक शिकायत समिति। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि भारत सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन प्रस्तुत की है, विशाखा गाइडलाइन, और विशाखा गाइडलाइन में जो महिलाएं कार्यस्थल पर काम करती है, कहीं जाती है काम करने, उनके लिए गाइडलाइन बनाई है विशाखा गाइडलाइन। और विशाखा गाइडलाइन में कहा गया है कि सभी राज्यों को इस विशाखा गाइडलाइन की पालना करनी है, जो कि 1997 में विशाखा गाइडलाइन बनी थी। फिर राज्य सरकार ने 2013 के अंदर, राजस्थान सरकार ने 2013 में एक्ट बनाया और उसमें उस जो आंतरिक परिवार समिति का गठन किया गया 10 अधिक लोग, उसको एक सिविल कोर्ट की शक्तियां प्रदान की गई। यदि नियोक्ता ऐसा नहीं करता, नियोक्ता का मतलब है जो काम के लिए नियुक्त करता है, तो नियोक्ता यदि ऐसा नहीं करता है तो उस स्थिति में उसे 50,000 रुपए का अर्थदंड देना होगा। ये थे दोस्तों अपने 3 एक्ट, सती प्रथा एक्ट, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न, और एक एक्ट हमने स्त्री का अशिष्ट रूप प्रतिषेध अधिनियम। तीनों एक्ट हमने इस क्लास में कर लिए हैं दोस्तों। अब आगे नेक्स्ट क्लास में इसी से संबंधित कुछ और एक्ट लेंगे। धन्यवाद।